हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के साइंस सब्जेक्ट के क्लास 6 के चैप्टर 8 शरीर में गति नामक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, बी लर्न एनसीईआरटी नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो अदर सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। आए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि हम विरामावस्था में भी रहते हैं तब भी हमारे शरीर में कुछ गतियां होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सांस लेना, पलकों का झपकना, हृदय की गति, ये ऐसी गतियां हैं जो हम स्थिर रहते हैं फिर भी हमारे शरीर में होती रहती हैं, इसी के कारण हम जीवित रहते हैं। साथ ही हमारे बॉडी में कुछ और भी गतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं। इन सभी गतियों में हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चलने के लिए पैर का यूज करते हैं, खाना पकड़ने के लिए हम हाथ का यूज करते हैं और भोजन को चबाने के लिए हम मुंह का यूज करते हैं। हम अपने बॉडी के उसी हिस्से को मूव कर सकते हैं जहां दो हिस्से आपस में संधि द्वारा जुड़े हों। संधि क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़। जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, हम अपने बॉडी के उसी पार्ट को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कंधे को मूव कर सकते हैं, अपनी कोहनी को मूव कर सकते हैं, घुटने को मूव कर सकते हैं, गर्दन को मूव कर सकते हैं, क्योंकि गर्दन, कोहनी, घुटने, कलाई, क्योंकि ये सब दो या दो से अधिक अस्थियों के मीन्स बोन्स के जॉइंट से बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कंदुक खल्लिका संधि के बारे में। कंदुक खल्लिका संधि दो अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। इसके कारण कंधे, घुटने जैसे जोड़ों में सभी दिशाओं में गति संभव हो जाती है। श्रोणि मेखला और फीमर की संधि में भी कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? श्रोणि मेखला और फीमर किस संधि के द्वारा जुड़े होते हैं? या फिर कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? तो इन सभी में कंदुक खल्लिका संधि पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि को खूंटीदार संधि भी कहा जाता है। ऐसी संधि में एक अस्थि धुरी के समान स्थिर रहती है तथा दूसरी अस्थि अपने गड्ढे द्वारा धुरी के ऊपर फिट हो जाती है और 360 डिग्री घूम सकती है, मीन्स सभी दिशाओं में मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गर्दन तथा सिर की संधि, यदि हम अपने गर्दन को घुमाएं तो हम अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, क्योंकि गर्दन तथा सिर की जो संधि है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है? धुराग्र संधि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से ही सभी क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। थर्ड है दोस्तों हिंज संधि। हिंज संधि को कब्जा संधि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी संधि में एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी हड्डी के गड्ढे में ऐसे फिट होता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी किवाड़ मीन्स दरवाजे की भांति केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ सकती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोहने, घुटने, अंगुलियों की हड्डी। दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ अचल संधियां भी पाई जाती हैं। अचल संधि में अस्थियां संधियों पर हिल नहीं सकती, जैसे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य संधि। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है और कपाल के मध्य संधि होती है, उसमें अचल संधि होती है। जब हम मुंह खोलते हैं तो केवल हम अपने निचले जबड़े को ही हिला सकते हैं, हमारा ऊपरी जबड़ा जहां पर है वहीं पर स्थिर रहता है, क्योंकि जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? अचल संधि। उसी प्रकार यदि हम बात करें खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है, तो हम खोपड़ी को हिला डुला सकते हैं क्या? खोपड़ी के अंदर जो हड्डी है उसको हम हिला डुला नहीं सकते,
तो खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी संधि पाई जाती है? उसमें भी अचल संधि पाई जाती है। नाम से स्पष्ट है, अचल, जो चल नहीं सकते। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वह टिश्यू जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और वह टिश्यू जो अस्थियों और अस्थियों, बोन्स और बोन्स को जोड़ने वाली टिश्यू को हम क्या कहेंगे? लिगामेंट्स कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों पसली पिंजर। पसली मीन्स रिब्स, जो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखती है, उसी हड्डी को कहा जाता है पसली या फिर रिब्स। पसली वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से मिलकर एक बक्सेनुमा रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। मीन्स यदि हम दोनों तरफ को काउंट करें तो टोटल 24 पसलियां होती हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ह्यूमन में पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो रिब्स की टोटल जो संख्या होती है वह होती है 24। दोनों तरफ 12-12 होते हैं, दोनों के यदि हम जोड़ें तो कितना हुआ? 24। नेक्स्ट है दोस्तों मेरुदंड। मेरुदंड को कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, बैकबोन इत्यादि नामों से जाना जाता है। हमारे सिर के नीचे एक लंबी हड्डी जो कमर के नीचे तक जाती है, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग हड्डी है, लेकिन यह लचीली भी है। रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम आगे पीछे, दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। दोस्तों क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आने वाले हैं, तो अलग अलग बुक में आपको कशेरुकाओं की संख्या अलग अलग मिलेगी। लेकिन जब भी आप ईएमआरएस या फिर सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी बुक में जो लिखा रहता है उसी को ही राइट माना जाता है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम उपास्थि के बारे में। उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। दोस्तों हम कान के ऊपरी भाग को छू कर देख सकते हैं। कान के ऊपरी भाग को जब हम छूते हैं तो जो कठोर वाला पार्ट हमें महसूस होता है, यही होता है उपास्थि। यह अस्थियों के समान कठोर नहीं होती, इसे आसानी से हम मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेशियां। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि खिंच जाती है और युगल की मीन्स जोड़े की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब एक पेशी सिकुड़ रही है तो दूसरी पेशी क्या हो रही है? शिथिल मीन्स फैल रही है। और जब दूसरी पेशी शिथिल होगी मीन्स फैलेगी, तब जो जोड़े की एक और पेशी होगी वह क्या होगी? सिकुड़ेगी। तो इसी प्रकार ये जो पेशियां होती हैं वह अस्थि को गति प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों घोंघा। किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन करके देखने से पता चलता है कि घोंघे की पीठ पर एक गोल संरचना दिखाई देती है। आप लोग देखे ही होंगे, इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। मनुष्य के अंदर जो बोन्स पाए जाते हैं वे आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। और घोंघा, बैल के जो सींग होते हैं, गाय के जो खुर होते हैं, ये सब हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए ये सब बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम केचुआ, अर्थवर्म के बारे में। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है जो
इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करते हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग में आगे की ओर खींचता है। इस प्रकार वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और बार बार यही क्रिया दोहराते रहता है। केंचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम तिलचट्टा के बारे में। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े होते हैं एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है दोस्तों पक्षी, बर्ड। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। पक्षियों की अस्थियां खोखली होती हैं, इसी कारण हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं और अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं वह रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम मछली के बारे में, फिश के बारे में। मछली का सिर तथा पूंछ मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। अग्र और पश्च भाग पतला और नुकीला हो और मध्य भाग मोटा हो तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? धारा रेखीय कहेंगे। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सर्प, स्नेक के बारे में। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर असंख्य पेशियों का बना होता है। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये जो पेशियां होती हैं वह मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, जिससे सर्प बहुत तीव्र गति से आगे की ओर चलता है, लेकिन वह कभी भी सीधा नहीं चलता है। वलय के कारण ही वह सीधा नहीं चलता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, मनुष्य की कोहनी की हड्डियां कौन सी संधि द्वारा जुड़ी होती हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।